डियर ऑल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम, जो कि टीपीए के चैप्टर 8 और सेक्शन 130 से 137 तक कवर करता है। तो एक्शनेबल क्लेम की ट्रांसफ़र को समझने से पहले हम एक्शनेबल क्लेम क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन है वो है सेक्शन 3 में दी हुई है। ठीक है, तो सेक्शन 3 में क्या प्रोविज़न दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम बेसिकली वो क्लेम है जो किसी अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर होता है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उस उदाहरण से फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो A lends rupees 10,000 to B without security. The debt given by A is an actionable claim, and in case of failure on the part of B to repay it, A can move to the court. अब देखिए, इस एग्जाम्पल में A जो है वो 10,000 रुपये देता है B को, लेकिन B ने बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी है A के पास। ठीक है, मतलब कि जो ये 10,000 है ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, इसके बदले में बी ने कोई भी सिक्योरिटी, ना ही मूवेबल और ना इमूवेबल, कोई भी सिक्योरिटी इसमें नहीं रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेट दिया हुआ है ए ने, ये क्या है, एक तरीके से अनसिक्योर्ड डेट है। ठीक है, तो इसको क्लेम करने के लिए ये ए क्या करेगा, कोर्ट में मूव कर सकता है। अगर बी उसको पे नहीं करेगा तो ए जो है एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत कोर्ट में मूव कर सकता है अपने 10,000 रुपयों को रिपे करवाने के लिए। ठीक है, तो जो सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि ऐसा डेट जिसके बदले में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी गई हो। ठीक है, ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी दी गई हो, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई हो। ऐसा उधार जिसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी ना दी गई हो, उसको रिकवर करने के लिए हम एक्शनेबल क्लेम का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो हमने अगर हम देखें मॉर्गेज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि मॉर्गेज में हम पैसा लेते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम बंधक के तौर पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्शनेबल क्लेम है, इसमें मॉर्गेज इंक्लूड नहीं होगा और ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी का हाइपोथिकेशन या प्लेज इंक्लूड होगा। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हाइपोथिकेशन में हम एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें हम डिलीवरी देते नहीं हैं। लेकिन प्लेज में हम गुड्स का बेलमेंट करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेल करते हैं। ठीक है, तो जो एक्शनेबल क्लेम है, इसमें ना तो मॉर्गेज आएगा। ठीक है, मॉर्गेज किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और ना ही हाइपोथिकेशन और प्लेज आएगा। और हाइपोथिकेशन और प्लेज किसका होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल के केस में हाइपोथिकेशन और प्लेज होता है, और इमूवेबल के केस में यहाँ पर मॉर्गेज है। तो तो एक्शनेबल क्लेम हमारा केवल होता है अनसिक्योर डेट के लिए, और इसमें ना तो हमारा मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है और ना ही प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेट अनसिक्योर्ड है उसी के लिए ही हम एक्शनेबल क्लेम का राइट एक्सरसाइज करते हैं। अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ए लैंड्स रुपीज 1 लाख टू बी, बी कीप्स हिज हाउस एज ए सिक्योरिटी। दिस इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी ए ने जो है 1 लाख रुपीज दिए हैं बी को, और बदले में बी ने अपना घर जो है बंधक के तौर पे ए के पास रख दिया है। तो क्या ये एक्शनेबल क्लेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपयों को जो है सिक्योर कर लिया गया है, किसके द्वारा, घर के बंधक के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्शनेबल क्लेम ना होते हुए ये हो जाएगा सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो होगा वो कोर्ट नहीं जाएगा, और वो सिंपल क्या कर सकता है, जो भी उसके पास घर बंधक के तौर पर रखा गया है उसका सेल या फोरक्लोजर करवा के वो अपना मनी रिकवर कर सकता है बी से। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहला तो इसमें पॉइंट आया था कि अनसिक्योर डेट के लिए एक्शनेबल क्लेम होता है। ठीक है, दूसरा इसमें है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट पे भी एक्शनेबल क्लेम होता है। ठीक है, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि क्लेमेंट के पोजेशन में नहीं है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए सेल्स कार टू बी
B pays 10,000 to A for car. Now B has beneficial interest in the car. But if B is unable to acquire the possession of the car, then he can approach court for actionable claim. देखिए यहाँ पर ए क्या करता है, बी को कार सेल करता है और बी बदले में उसको क्या देता है, 10,000 रुपीज. ठीक है. अब यहाँ पर ए ने कार दे दी, बी ने कंसिडरेशन दे दिया, तो अब बी का क्या हो जाएगा, उस कार के ऊपर एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. ठीक है. अब कार भी क्या है, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो एक तरीके से बी का उस कार के ऊपर बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक बी को जो है ए ने कार का पोजेशन नहीं दिया है. ठीक है. तो इसका मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कार है, वो बी के पोजेशन में नहीं है. ठीक है. क्लेमेंट बी है यहाँ पर उसके पोजेशन में कार नहीं है और ए उसको डिलीवरी देने से भी मना कर रहा है. अब बी क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है एक्शनेबल क्लेम के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे हो, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेमेंट के पोजेशन में ना हो, उसके लिए भी एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है. ठीक है. अब जो हमने ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट और अनसिक्योर्ड डेट की जो बात की है, ये देखिए 4 तरीके से हो सकता है. ये एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, अक्रूइंग भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है और कंटिंजेंट भी हो सकता है. ठीक है. तो एग्जिस्टिंग, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, A sells house to B for which B has to pay some consideration. This consideration becomes payable right then. A अपना घर B को बेचता है और B को बदले में क्या देना है, कंसिडरेशन देना है, और ये कंसिडरेशन उसको इमीडिएटली उसी समय देना है जिस समय उसको हाउस सेल किया गया था. तो ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग डेट है बी के ऊपर. ठीक है. तो ये दर्शा रहा है कि ये जो डेट है ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. बी को ये कंसिडरेशन घर का पे करना है, ये एग्जिस्टिंग डेट है बी के ऊपर. डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्रूइंग भी हो सकते हैं. तो इसको कैसे समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए. A is employee of B. A gets salary on the last day of month. A's salary is due throughout the month but becomes payable only on the last day of the month. If B does not pay on the last day of the month, A can go to court after that. देखिए अक्रूइंग, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है बी का एम्प्लॉय है और ए जो है हर मंथ सैलरी लेता है बी से. ठीक है. हर मंथ उसकी अक्रू होती है सैलरी, लेकिन उसको जो पेमेंट होती है वो 30th ऑफ एवरी मंथ होती है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ होती है. ठीक है. तो अगर लास्ट डे पे उसके एम्प्लॉयर ने उसको सैलरी नहीं पे की है और वो मना करता है उसको पे करने से, तो फिर बी इस केस में कोर्ट जा सकता है, एक्शनेबल क्लेम कर सकता है और कह सकता है कि मेरी जो सैलरी अक्रू हुई है इस पूरे मंथ में वो मुझे पेमेंट कर दिया जाए. ठीक है. तो ये एक्रूइंग का केस है. इसके बाद आता है कंडीशनल डेट. तो कंडीशनल डेट में देखिए ऐसा होता है कि जब कोई डेट किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो तो उसको यहाँ पर कंडीशनल डेट बोला गया है. तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए एग्रीज विद बी दैट इफ बी बाय सीज कार ही वुड गिव हिम रुपीज 10,000. B buys the car but A does not pay. B can approach court for recovery of debt. देखिए A और B के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर बी जो है सी की कार खरीद ले तो ए जो है बी को 10,000 रुपये देगा. ठीक है. अब बी क्या करता है, सी की कार को खरीद लेता है लेकिन ए नहीं देता है. तो अब बी क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है और एक्शनेबल क्लेम ए के अगेंस्ट में एक्सरसाइज करके अपना डेट की रिकवरी कर सकता है. ठीक है. वो डेट जो ए ने उसको पेमेंट करने के लिए एग्री किया था. ठीक है. इसके बाद जो डेट होता है वो कंटिंजेंट भी हो सकता है. ठीक है. डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट दोनों कंटिंजेंट भी हो सकते हैं. तो कंटिंजेंट मतलब जब डेट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता हो. तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. A agrees to pay B a sum of rupees 10,000 if C gets profit in his business. Huge profit happens to C. The contingent event is fulfilled, hence B can recover 10,000 under actionable claim. इस एग्जाम्पल में देखिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि ए जो है बी को 10,000 रुपये देगा अगर सी को जो है उसके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है. ठीक है. यहाँ पर क्योंकि सी को ह्यूज प्रॉफिट हो चुका है तो इसका मतलब कंटिंजेंट फ्यूचर इवेंट फुलफिल हो गया है. अपने 10,000 रुपयों को ए से रिकवर करने के लिए एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है.
तो ये हमने देखा कि डेट और जो हमारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्टिंग हो सकता है, एक्रूइंग हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है और कंटिंजेंट भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 इसका बता दिया है कि एक्शनेबल क्लेम हम किस चीज़ के लिए लेके आते हैं। एक तो अनसिक्योर डेट के लिए लाते हैं और दूसरा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट को लेकर भी हम एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि वहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्लेमेंट के पोजेशन में नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगा और प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक। ठीक है। अभी हमने बताया कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो कि क्लेमेंट की पोजेशन में नहीं होगा। तो अगर मान लो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है क्लेमेंट की वो प्रॉपर्टी, तो फिर उस केस में एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। जैसे कि अ, हम वही कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए हैड गिवन द कार कीज टू बी, देन इट्स क्लियर that B has constructive possession of car and hence B can't go to court to claim possession. तो यहाँ पर जैसे ए ने जो है बी को कार बेची, बी ने कंसिडरेशन दिया, तो उस पहले केस में हम पढ़ रहे थे कि ए ने उसको पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया। ठीक है, लेकिन इस केस में ए ने क्या किया, कार की कीज को जो है बी को दे दिया। तो इसका मतलब ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दे दिया है बी को। तो अगर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी होता है तो हमारा एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। पर बी को क्योंकि ए ने कार कीज दे दी है, तो बी यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज नहीं कर सकता है पोजेशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एक्शनेबल क्लेम के। जैसे कि क्लेम फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, जो भी अरियर्स ऑफ रेंट होते हैं उनके लिए भी एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। ठीक है। क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो पैसा मिलने वाला है उसके लिए भी एक्शनेबल क्लेम लाया जा सकता है। क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, अगर हमने किसी को कुछ एडवांस में पैसा डिपॉजिट किया है किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी काम को लेकर, तो वापस अगर हमें वो पैसा चाहिए तो उसके लिए भी एक्शनेबल क्लेम लाया जा सकता है। ठीक है। राइट टू गेट बैक द परचेज मनी व्हेन द सेल इज सेट असाइड, ठीक है। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कुछ परचेज मनी दिया था, लेकिन किसी कारणवश सेल जो है ख़त्म कर दी गई है या सेट असाइड हो गई है, तो फिर उस परचेज मनी को वापस लेने के लिए भी एक्शनेबल क्लेम लाया जा सकता है। अ शेयर इन पार्टनरशिप वन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप फॉर्म अगर है और वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस केस में हर एक पार्टनर जो है अपना अपना शेयर क्लेम करने के लिए एक्शनेबल क्लेम का दावा कर सकता है। ठीक है। मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर हर अनपेड डावर, तो हम जानते हैं कि डॉवर कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो उस केस में अगर एक मुस्लिम वीमेन जो है अपना अनपेड डॉवर जो उसको शादी के टाइम पे नहीं मिला है, वो बाद में उसको क्लेम कर सकती है एक्शनेबल क्लेम के थ्रू। ठीक है। राइट टू गेट प्रोसीड्स ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जैसा कि दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस से जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं उनको क्लेम करने के लिए हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, एक्शनेबल क्लेम का दावा ला सकता है। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएंगे, इनके ऊपर एक्शनेबल क्लेम नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर है राइट टू गेट डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डैमेजेस क्लेम करने होते हैं, वो उसके ऊपर हम एक्शनेबल क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि A contracts to buy goods from B. On the due date, A fails to take delivery and B sells the good in open market at a loss of rupees 10,000. B can claim damages from A, but this claim is not actionable claim. देखिए A और B के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि A जो है वो B से कुछ गुड्स खरीदेगा, लेकिन जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन A जो है वो डिफॉल्ट कर गया गुड्स खरीदने में। तो इस कारण बी ने क्या किया, ओपन मार्केट में लॉस में जो है अपने गुड्स बेच दिए। ठीक है। तो यहाँ पर बी को जो भी लॉस हुआ है तो वो उसको डैमेजेस के फॉर्म में ए से क्लेम कर सकता है, बट दिस क्लेम इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पर इतना ही बताया है। इसके बाद क्लेम फॉर मेसने प्रॉफिट,
देखिए, मेसली प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो भी प्रॉपर्टी पे रह रहा है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से जो रेंट और प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं उसको एंजॉय कर रहा है, जबकि जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको उस प्रॉपर्टी से उस दौरान एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओनर है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं करेगा, वो सिंपल यहाँ पर केस दायर कर सकता है अपने मेसली प्रॉफिट को क्लेम करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, ये भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना पर्सनल नेचर की होती हैं। तो जैसे अगर कॉपीराइट है तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति की पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको कोई और व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। तो जो चीज़ आपकी अपनी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कोई और व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, और वैसे भी कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये इनके अपने लॉज हैं, ये अपने हिसाब से इनमें जो भी पेनल्टीज हैं, जो भी प्रोसीजर्स है, वो उस हिसाब से चलते हैं। कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज, ट्रेडमार्क लॉज, तो ये उस हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर भी एक्शनेबल क्लेम नहीं लगेगा। इसके बाद आता है ऐसा डेट जो कि पास हो चुका है जजमेंट और डिक्री में। ठीक है, तो जजमेंट और डिक्री में यदि कोई डेट कोर्ट ने पास कर दिया है तो फिर उसके बाद उस पर एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। एक्शनेबल क्लेम किसी जजमेंट का नहीं हो सकता, किसी डिक्री का नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद दो तीन केसेस देखते हैं। केसेस में क्या कह रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम इज इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हमारा हेल्ड हुआ था स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स वर्सेस मिनी शमसुद्दीन एंड अदर्स। ठीक है, जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन लिमिटेड 1954। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजमेंट डेट और डिक्री का एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें कहा गया था कि जो लकी ड्रॉज होते हैं ना, लॉटरी सिस्टम, तो ये एक तरीके से बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है कि किसी प्राइस को जीतना। तो यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम है इसको एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ठीक है, अब उस एक्शनेबल क्लेम को क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 130 से लेकर और आगे के जितने भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 137 तक, ये ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम से डील करता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या कहते हैं ये सेक्शंस वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए, एक एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, उसी तरीके से हम एक एक्शनेबल क्लेम को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर में जितनी भी चीजें आती हैं जैसे कि सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, वो सब यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम का हो सकता है। हम एक्शनेबल क्लेम को सेल कर सकते हैं, हम एक्शनेबल क्लेम को मॉर्गेज भी कर सकते हैं, उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम को ठीक उसी तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है जिस तरीके से हम एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 130 है वो बताता है कि क्या मोड होगा एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने का। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। A lends rupees 10,000 to B without security. The debt given by A is an actionable claim, and in case of failure on the part of B to repay, A can move to the court. देखिए, जो हमने actionable claim को जब हम समझ रहे थे, उसकी definition को हम जब समझ रहे थे, तो हमने बोला था कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है या बदले में उसे कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, तो उस केस में फिर वो व्यक्ति कैसे रिकवर करेगा अपने पैसे को? तो वो एक्शनेबल क्लेम के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए लेकिन बी ने बदले में कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं करी है। तो अब ए जो है, ए का ये एक्शनेबल क्लेम है, वो कोर्ट में जा सकता है बी के अगेंस्ट में और बी से अपने जो भी पैसे हैं वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए है ना, ये अपने इस एक्शनेबल क्लेम को किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकता है कि ठीक है, मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं जो हूँ किसी थर्ड पर्सन, जैसे सी को मैं ऑथराइज कर रहा हूँ कि तुम कोर्ट में जाओ और मेरे बदले तुम जो है बी के अगेंस्ट में केस करो और उससे पैसा रिकवर करो। ठीक है, तो जब हम ये राइट ट्रांसफर कर देते हैं किसी थर्ड पर्सन को, ट्रांसफरी को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम।
तो यहाँ पर ये जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सपोज़ जैसे इस एग्जांपल में ए जो सी को ट्रांसफ़र कर रहा है एक्शनेबल क्लेम, तो ये एक्शनेबल क्लेम वो सेल कर सकता है सी को, मॉर्गेज भी कर सकता है सी को, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है सी से, ठीक है। तो यहाँ पर जब सी के पास वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब सी को ये सारे राइट्स मिल जाएंगे कि वो अपने नाम पे फिर बी को सू कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए फिर उसको ए से परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सेक्शन 130 के एसेंशियल्स क्या हैं ये देख लेते हैं। तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एक अलग से कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाए, सिंपल एक एंडोर्समेंट के ज़रिए भी जो है एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये एक्शनेबल क्लेम हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इतने इतने मनी को सिक्योर करने के लिए या इतने मनी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी होता है। इसके बाद ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये साइन किया जाना चाहिए ट्रांसफरर द्वारा, या अगर ट्रांसफरर ने किसी को ऑथराइज़ किया है, किसी एजेंट को ऑथराइज़ किया है, तो ये उसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है या विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में ए जो है सी को जब ट्रांसफ़र कर रहा है एक्शनेबल क्लेम, तो हो सकता है कि सी बदले में उसे कुछ पैसा दे, या हो सकता है वो कुछ भी ना दे, ठीक है। तो ये विद और विदाउट कंसिडरेशन दोनों ही वैलिड है, ठीक है। एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ट्रांसफ़र के बाद जितने भी राइट्स एंड रेमेडीज़ हैं ट्रांसफरर के, वो वेस्ट हो जाएंगे ट्रांसफरी में, ठीक है। जैसे कि ए के जितने भी राइट्स एंड रेमेडीज़ हैं वो सी में वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम एक्शनेबल क्लेम को रजिस्टर करवाएं, ठीक है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ पर वैलिड है। एक बार एक्शनेबल क्लेम जो है ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर वो उसी तरीके से डेटर के अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है जिस तरीके से कि ओरिजिनल ओनर कर सकता था, ठीक है। और उसके लिए उसे जो है ट्रांसफरर की यानी कि लेंडर की, जिसने कि पैसा दिया है, जिसने एक्शन क्लेम ट्रांसफ़र किया है, उसकी कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं। इसी सेक्शन में जो आगे बात करती हैं वो है नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र टू द डेटर। ऊपर वाले एग्जांपल में लिया था कि ए ने जो है सी को अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया है। अब क्या बी को पता है ये बात कि ए ने जो है एक्शनेबल क्लेम सी को ट्रांसफ़र कर दिया है? तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, भले ही बी को पता हो या ना हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। वो जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र होगा वो तब भी वैलिड होगा, भले ही यहाँ पर डेटर को जानकारी हो या ना हो उस असाइनमेंट की, उस ट्रांसफ़र की, ठीक है। हाँ, अगर डेटर को जो है नोटिस नहीं दिया है, ठीक है, अगर डेटर को ना तो ट्रांसफरर ने नोटिस दिया है, ना ही ट्रांसफरी ने नोटिस दिया है कि ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो चुका है, तो फिर उस केस में डेटर को प्रोटेक्शन मिली रहेगी। और उस केस में अगर वो ओरिजिनल लेंडर यानी कि ट्रांसफरर को पैसा वापस कर देता है, तो फिर बाद में ट्रांसफरी आके डेटर को ये नहीं कह सकता कि तुमने उसको दिए अब मुझे भी दो, ठीक है। इस केस में यहाँ पर जो हमारा डेटर है वो प्रोटेक्टेड है, बस कंडीशन क्या है कि उसको पता नहीं होना चाहिए कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र हो चुका है। हाँ, लेकिन ये सही रहता है कि डेटर को एक्शनेबल क्लेम का नोटिस जरूर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार उसको नोटिस दे दिया गया है उसके बाद वो लायबल होगा केवल ट्रांसफरी के लिए, ना कि ओरिजिनल लेंडर के लिए, ठीक है, ओरिजिनल ओनर के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ओज मनी टू बी, बी हैज असाइंड द एक्शनेबल क्लेम टू सी, ठीक है। ए इज नॉट गिवन नोटिस ऑफ सच ट्रांसफर एंड रिपेज द डेट टू बी, द पेमेंट इज वैलिड एंड सी कांट sue ए फॉर द डेट, ठीक है। ए ने जो है बी का कुछ पैसा देना है, बी बी क्या करता है, अपने इस एक्शनेबल क्लेम को सी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक। लेकिन ए को नोटिस नहीं देता है इस बात का कि मैंने जो है अपना एक्शनेबल क्लेम सी को ट्रांसफर कर दिया है। तो ए को क्योंकि नोटिस नहीं है तो वो क्या करता है, अपना जितना भी उधार था उसका वो वापस कर देता है बी को। तो अब ये सी जाके ए को ये नहीं बोलेगा कि तुमने उसको दिया है तो मुझे भी दो,
ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो प्रोटेक्टेड है और सी जो है उसके अगेंस्ट में एक्शनेबल क्लेम का सूट नहीं फाइल कर सकता। ठीक, सेक्शन 130 का एक्सेप्शन ये है कि ये जितने भी ट्रांसफ़र के प्रोविजंस हैं, एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करने के जो भी प्रोविजंस हैं, ये अप्लाई नहीं होंगे मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में। ठीक है, और जो सेक्शन 38 है इंश्योरेंस एक्ट का, उस पर भी ये अप्लाई नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, और फायर इंश्योरेंस के केस में हमारा जो एक्शनेबल क्लेम का जो ये सेक्शन 130 है, ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 131 की। तो देखिए, अभी हमने ऊपर जिस नोटिस की बात कही थी कि डेटर को हम नोटिस दें या ना दें, तो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्शनेबल क्लेम फिर भी वैलिड होगा। लेकिन अगर हम नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम डेटर को नोटिस दे रहे हैं एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र होने की, तो उस केस में वो नोटिस कैसा होना चाहिए, ये सेक्शन 131 बताता है। तो वो नोटिस रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो भी ट्रांसफरी है उसका नाम पता सब मेंशन होना चाहिए, और वो जो नोटिस है वो ट्रांसफरर या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। और अगर ट्रांसफरर मना कर देता है साइन करने से या उसका ऑथराइज्ड एजेंट मना कर देता है साइन करने से, फिर उस केस में ये ट्रांसफरी भी उसको साइन कर सकता है, या ट्रांसफरी का जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी उसको साइन कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर नोटिस दिया है डेटर को तो वो मेंशन होना चाहिए उसमें ट्रांसफरी का नाम पता, और साइन होना चाहिए ट्रांसफरर द्वारा, ट्रांसफरर नहीं कर रहा है तो ट्रांसफरी द्वारा। ठीक है, और इस नोटिस को देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कभी भी दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन 132। तो ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी। तो जैसे हमने बताया था कि एक बार एक्शनेबल क्लेम को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है ट्रांसफरी को, तो उसके पास सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाते हैं। सेक्शन 132 कहता है कि ट्रांसफरी वो सारी लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को ले लेगा जो कि ट्रांसफरर के पास थी डेट ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको, जो हम इक्विटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको राइट टू सेट ऑफ एक एग्जांपल है इसमें, उससे समझ लेते हैं। ठीक है, A owes 1000 rupees to B and B also owes 500 rupees to A। ये कह रहा है कि A ने जो है B के 1000 रुपये देने हैं और B ने जो है A के 500 रुपये देने हैं। मतलब आपस में इन दोनों ने एक दूसरे का पैसा लौटाना है। A ने 1000 और B ने 500। ए ट्रांसफर इज एक्शनेबल क्लेम टू सी। अब ए क्या करता है, जो अपना एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर कर देता है सी को। ठीक, अब सी क्या करता है, सी जो है बी के अगेंस्ट में एक्शनेबल क्लेम फाइल कर देता है। यहाँ पर बी जो है वो सेट ऑफ का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। वो ये कह सकता है कि ए ने मेरे 1000 रुपये देने थे, मैंने ए के 500 रुपये देने थे, तो मैं इसको सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो इस ऐसी कंडीशन में मेरे को अब केवल 500 रुपये ही तुम्हें लौटाने हैं। तो फिर यहाँ पर बी क्या कर सकता है, सी को केवल 500 रुपये ही लौटाएगा। ठीक है, तो सी को यहाँ पर कितने मिलेंगे, सिर्फ 500 रुपये, क्योंकि यहाँ पर बी ने क्या कर दिया है, अपने सेट ऑफ का राइट एक्सरसाइज कर दिया है, और जो 1000 और 500 रुपये जो आपस में उन्होंने एक दूसरे को देने थे उसको सेट ऑफ करके केवल 500 रुपये ही सी को मिलेगा। सेक्शन 133 कहता है सॉल्वेंसी ऑफ द डेटर। देखिए, जिस टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, तो ट्रांसफरर गारंटी देगा कि जो भी डेटर है वो सॉल्वेंट है, और ये गारंटी किसको देगा, ये गारंटी देगा ट्रांसफरी को, जिसको कि एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, भाई ट्रांसफरी कह सकता है ना कल को कि तुम मुझे ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर तो कर रहे हो, तो कल को मैं जाके अगर उसके खिलाफ सूट फाइल करूं, डेटर के खिलाफ सूट फाइल करूं, तो क्या डेटर इस लायक है, इस स्थिति में है कि वो मुझे जो है उधार वापस कर सकेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरर होगा वो ये कहेगा कि ठीक है, आज की डेट पे
आज जो जो आज की डेट पे जिस दिन की ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन की डेट का तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसके आने वाले का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस दिन मैं इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस दिन की गारंटी मैं डेटर की दे सकता हूँ। मान लो ट्रांसफरी ने कुछ कंसिडरेशन भी पे किया है उसको इस एक्शनेबल क्लेम के लिए, तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर ये कहेगा कि जितना पेमेंट तुम मुझे कर रहे हो एटलीस्ट उतनी तक की वारंटी तो मैं डेटर की आपको देता हूँ, ठीक है? तो बस ये सेक्शन इतना ही कहता है। इसके बाद सेक्शन 134 बात करता है मॉर्गेज डेट की। हमने बताया था कि एक्शनेबल क्लेम को हम सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम एक्शनेबल क्लेम को मॉर्गेज करने की बात कर रहे हैं। तो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। A, B, C are three persons. A is transfer, B is debtor and C is transferee. ठीक है, ये आपको समझ लेना है। तो इसमें क्या है, B owes 5,000 rupees to A owes 1,000 rupees to C. ठीक है, B ने जो है A की 5,000 रुपए देने हैं, ठीक, और A ने जो है C के 1,000 रुपए देने हैं, ठीक है। A mortgages is actionable claim to C. अब देखिए, बी ने जो 5,000 रुपए ए को देने थे, तो ए क्या करता है, अपना एक्शनेबल क्लेम, ये जो 5,000 रुपए को रिकवर करने का जो क्लेम है वो सी को दे देता है, क्योंकि सी को भी उसने 1,000 रुपए लौटाने हैं, ठीक है। सी गोज टू बी एंड आस्क्स ₹5,000। बी डिनाइज टू गिव, ठीक है। अब सी क्या है, एक्शनेबल क्लेम जब उसको ट्रांसफर हो चुका है, मॉर्गेज किया हुआ है उसको, ठीक है, तो वो बी के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे 5,000 रुपये मेरे दे दो, मतलब जो ए ने उससे ए से जो उसने लिए थे वो उसे वापस कर दो। बी मना कर देता है। अब सी क्या करेगा, एक्शनेबल क्लेम के लिए जाएगा कोर्ट में, ठीक है, उस डेट की रिकवरी के लिए जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में जब सी गया तो उसने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2,000 रुपए खर्च किए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जब कोर्ट में ऑर्डर आ जाएगा एक्शनेबल क्लेम के बाद, उसको डिक्री मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो सी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सेक्शन उसी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सी को क्या मिलेगा, उसने 2,000 रुपये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में खर्च किए, प्लस 1,000 रुपीज़ जो उसने ए को दिए थे वो, तो टोटल 3,000। तो 3,000 तो यहाँ पर सी को मिल जाएगा, लेकिन बाकी बचा कितना, 2,000, मतलब 5,000 टोटल क्लेम था, एक्शनेबल क्लेम 5,000 का था, जिसमें कि 2,000 सी ने जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में लगाए और 1,000 तो सी को ए ने देने ही थे, ठीक है। तो 3,000 तो यहाँ सी अपना निकाल लेगा, बाकी बचा 2,000, तो वो 2,000 जो बचा होगा वो ए को मिल जाएगा। ए कौन है यहाँ पर, ट्रांसफरर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज करने के बाद जो पैसा मिला, जो डेट रिसीव हुआ, जो रिकवर किया गया ट्रांसफरर या ट्रांसफरी के द्वारा, तो वो किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसमें से जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग का खर्चा होगा वो निकाला जाएगा। उसके बाद जो भी डेट, जितने भी डेट अमाउंट को सिक्योर किया गया होगा वो निकाला जाएगा, और जो बच जाएगा उसको हम ट्रांसफरर को वापस कर देंगे। तो ये सेक्शन सिंपल इतना ही कहता है। इसके बाद सेक्शन 135 कहता है असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। तो देखिए, वैसे तो हमने कहा कि सेक्शन 130 जो है वो मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका जो ट्रांसफर होगा वो उनके जो भी एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट, उसके द्वारा ही होगा। लेकिन सेक्शन 135 कहता है कि यदि जिस प्रॉपर्टी पर फायर इंश्योरेंस लिया गया था उस प्रॉपर्टी को ही हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस पे जो भी फायर इंश्योरेंस होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी को, असाइनी को, ठीक है। और यहाँ पर जो असाइनमेंट होगा वो सिंपल एक एंडोर्समेंट के द्वारा, ट्रांसफर के द्वारा किया जा सकता है। बस ये सेक्शन इतना ही कहता है। सेक्शन 136 कहता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन बीइंग ट्रांसफरी एंड असाइनी। देखिए, ये कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरी बनने से, असाइनी बनने से। जैसे हमने बोला कि एक्शनेबल क्लेम को हम जिसको ट्रांसफर करते हैं उसको हम ट्रांसफरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो एक्शनेबल क्लेम को नहीं खरीद सकते। जैसे कि इसमें जज हो गए, लीगल प्रैक्टिशनर्स हो गए, ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कोर्ट्स, जो भी ऑफिसर्स कोर्ट से कनेक्टेड है वो हो गए, वो सभी लोग ना तो खरीद सकते, ना रिसीव कर सकते, ना ही एक्शनेबल क्लेम को स्टिपुलेट कर सकते, ठीक है। ये जस्ट इसीलिए प्रोविजन बनाया गया है ताकि नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा सके, रूल अगेंस्ट बायसनेस को फॉलो किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके के
लोगों को जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है ट्रांसफरी बनने से। और इसका जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 137 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए जो भी सेक्शन ऊपर हमें 130 से लेकर और 136 तक जितने भी सेक्शंस हमने अभी तक देखे वो अप्लाई नहीं होंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि चेक आ गया, प्रॉमिसरी नोट आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन पर ये अप्लाई नहीं होंगे। इनके लिए इनका अपना लॉ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो ये उसी से गवर्न होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स इन पे भी अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स, रेलवे रिसिप्ट, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, इन पे ये सेक्शन 130 से 136 लागू बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपका ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का लास्ट चैप्टर था। इसके साथ ही हमारा जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है ईजमेंट एक्ट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।